एक बड़ी लकड़ी के टेबल पर कपड़े, रंग बिरंगे धागे और कैंचियां रखी हुई हैं। गोपाल कैंची उठाकर चमकीले और रेशमी कपड़ों को काटने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान दिखता है। तभी बिरजू बटनों का डिब्बा लेकर अंदर आता है। डिब्बा उसके हाथ से फिसल जाता है और सारे बटन गोपाल की टेबल पर गिर जाते हैं। गोपाल गुस्से में कैंची दूर फेंक देता है। बिरजू, तुम हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देखो तुमने क्या किया। मैं यहाँ बादशाह के मंत्री के लिए एक नया कुर्ता सिलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम फर्श पर बटन गिरा रहे हो। तुम्हारा ध्यान कभी काम पर नहीं रहता। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो गोपाल। मैंने जानबूझकर बटन नहीं गिराया। तुम कपड़े को गलत तरीके से काट रहे हो। अगर तुम मेरी बात सुनते तो हमारे दुकान का ये हाल नहीं होता। हम दोनों कभी एक साथ मिलकर काम ही नहीं कर पाते। गोपाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बिरजू कपड़े को अपनी तरफ खींचता है। गोपाल कपड़ा अपनी तरफ वापस खींचता है और इसी खींचातानी में कपड़ा बीच से फट जाता है। ये देखो, तुमने बादशाह के मंत्री का कीमती कपड़ा फाड़ दिया। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हारी ये जिद की वजह से हमारा पूरा धंधा बंद हो जाएगा। तुम मेरे सबसे बुरे साथी हो। गोपाल, गलती तुम्हारी थी। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। जब तक हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तब तक हमारी दुकान में सिर्फ नुकसान ही होगा। मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बाजार पूरी तरह भरा होता है। गोपाल और बिरजू वहां आते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं। तभी राजा का मंत्री विक्रम वहां आता है। उन्हें देखते ही गोपाल और बिरजू दोनों खड़े हो जाते हैं। गोपाल, बिरजू, मेरा नया बादशाही कुर्ता कहाँ है? कल शाम को महल में बहुत बड़ा त्योहार है। मुझे वो कुर्ता अभी चाहिए। अगर मेरा काम वक्त पर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान पर ताला लगवा दूंगा। मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काम करते वक्त कपड़ा बीच में से ही फट गया। मालिक, कपड़ा मेरी वजह से नहीं फटा। गोपाल ने उसे गलत तरीके से खींचा था। विक्रम बहुत नाराज है। वो दोनों की बात बीच में ही रोक देता है। मुझे तुम्हारी बेकार की लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों के पास कोई भी तालमेल नहीं है। अगर तुम सुबह तक मुझे कुर्ता नहीं दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने सुना है कि पहाड़ियों के पार जुड़वापुर नाम का एक कस्बा है। वहाँ के लोग बिना लड़े बेहतरीन काम करते हैं। उनसे जाकर कुछ सीखो। ये कहकर विक्रम गुस्से में मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। गोपाल और बिरजू एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। उन दोनों के मन में अभी भी गुस्सा है। फिर भी दोनों विक्रम की बात मानने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद गोपाल और बिरजू जुड़वापुर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी उन्हें किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दोनों डर से कांप जाते हैं। देखा, अकेले जाने में कितना खतरा है। हमें इस तरह अलग अलग रहकर कभी उस जादुई गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस वक्त तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मैं अपनी मर्जी से काम सीखूंगा। चलो, अब वक्त मत जाया करो। दोनों बात करने लग जाते हैं और साथ साथ में चलते हैं। शाम को गोपाल और बिरजू जुड़वापुर गांव के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वहां वो दो एक जैसे दिखने वाले लोगों को देख वो दोनों चरण और शरण होते हैं। चरण और शरण गोपाल और बिरजू को गांव की तरफ आते हुए देखते हैं और उन्हें रोक देते हैं। हमारे जादुई कस्बे के दरवाजे पर रुक जाओ। तुम्हारे अंदर बहुत अशांति है। हमारे कस्बे में बेवजह आना मना है। अरे, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपकी आवाज भी एक जैसी है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें आपके कस्बे के जादू के बारे में पता चला। हम दोनों इस कस्बे के मुहाफिज हैं। यहाँ हर काम पूरी एकता और समझदारी से होता है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें अंदर आने का हुक्म है। गोपाल और बिरजू दोनों उनकी बात मान जाते हैं। उसके बाद चरण और शरण
उन्हें गांव के अंदर जाने देते हैं। अगले दिन गोपाल और बिरजू चरण और चरण के साथ गांव में उनका काम देखने जाते हैं। वो एक सूत की दुकान के पास खड़े रहते हैं और देखते हैं एक कालीन बना रहे होते हैं। एक कालीन बुन रहे हैं। दोनों आपस में बात नहीं करते, फिर भी उनका काम बिल्कुल सही है। ये तो बेहतरीन है। यहाँ दोनों बिना एक लफ्ज बोले इतना बड़ा और मुश्किल काम कैसे कर पा रहे हैं? यही हमारे कस्बे का असली जादू है गोपाल। यहाँ जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो वो दोनों अलग दिमाग की तरह नहीं सोचते। क्या इनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता? जब मन में गुरूर और स्वार्थ होता है तभी झगड़े होते हैं। जब तुम सामने वाले की कला की तारीफ करोगे तब तुम्हारा काम भी ऐसा ही जादुई हो जाएगा। उन लोगों को बिना एक दूसरे को छोटा समझे साथ काम करते देख गोपाल और बिरजू को अचानक शर्म महसूस होती है। उसके बाद वो एक नारियल बेचने वाले के पास चले जाते हैं। वहाँ जुड़वा भाई साथ में नारियल बेचते हैं। एक नारियल काटता है तो दूसरा लोगों को देता है। फिर वो गांव की पाठशाला में जाते हैं जहाँ दो जुड़वा बहनें जुड़वा बच्चों के समूहों को पढ़ा रही होती है। एक उन्हें पाठ समझाती है तो दूसरी उनके लिए सारी बातें बोर्ड पर समझाती है। इसी तरह वो गांव में कई जगहों पर जाते हैं जहाँ जुड़वा भाई बहन मिलकर पूरे ताल में और अपनापन के साथ काम कर रहे होते हैं। शाम तक जुड़वा भाई उनको पूरा गांव दिखाने के बाद चरण और शरण गोपाल और बिरजू को एक सिलाई की कारस्तानी में लेके जाते हैं। जगह साफ सुथरी और अच्छी दिखती है। उनकी सामने एक चमकती हुई जादुई धागे, कपड़े और सुइयां रखी होती हैं। अब तुम्हारी इम्तिहान का वक्त है। मंत्री विक्रम के लिए तुम्हें कुर्ता बनाना है। ये कोई मामूली सामान नहीं है। इसकी खासियत ये है कि अगर तुम दोनों मिलकर बिना लड़े एक ही सोच के साथ काम करोगे तो ये कैंची अपने आप तेजी से चलेगी। ये तो बहुत मुश्किल इम्तिहान है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमसे गलती हो गई तो क्या होगा? अगर तुम इस इम्तिहान में असफल रह गए तो तुम कभी अच्छे कारीगर नहीं बन पाओगे। तुम दोनों को इस कमरे में तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम इस कुर्ते को तैयार नहीं करते। इसके बाद चरण और शरण वहाँ से चले जाते हैं और सिलाई के कार्यशाला के दरवाजे बंद कर देते हैं। गोपाल और बिरजू एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम शुरू कर देते हैं। गोपाल सिलाई मशीन पर सुई लगाता है और कपड़े काटना शुरू कर देता है, जबकि बिरजू पहले बाजू बनाना चाहता है। दोनों एक दूसरे से कैंची छीनने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन कैंची अचानक गर्म हो जाती है और दोनों के हाथ हल्के से जल जाते हैं। कपड़े की चमक चली जाती है। ये तो बहुत गर्म हो गई। बिरजू, तुम फिर से वही कर रहे हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम हमेशा अपनी चलाते हो। तुम अकेले ही सारे फैसले ले रहे हो। तुम्हारे जिद के वजह से ही धागे का रंग बदल गया। दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। गोपाल कपड़ा छीनता है और अकेले ही सिलाई मशीन पर बैठ जाता है, लेकिन उसके पैर जरा भी नहीं हिलते। मैं इसे दबा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो कल सुबह तक हम यही फंसे रहेंगे। लड़ना बंद करो गोपाल। हमें अभी इस आदत को छोड़ना ही होगा, वरना हमारी बर्बादी तय है। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे की सुनेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बिरजू कपड़े को काटने का काम संभालता है, जबकि गोपाल उसको सिलना शुरू करता है और मशीन आसानी से चलने लगती है। सारा काम धीरे धीरे एक साथ शुरू होता है। वो मिलकर काम करने लगते हैं। उन्हें समय का पता भी नहीं चलता और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि रात हो चुकी है। उनके चेहरे थके हुए दिखते हैं और अब वो झगड़ नहीं रहे हैं। गोपाल उस समय को याद करता है, तब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था और कैसे बिरजू हमेशा उसकी मदद करता था। बिरजू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम पर चिल्लाता रहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे कला और ख्यालों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। नहीं गोपाल, गलती मेरी भी है। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जब भी तुम कुछ कहते हो तो मैं सिर्फ अपना गुरूर दिखाने के लिए उल्टा काम करता हूँ।
जब दोनों अपनी गलती मानते हैं और एक दूसरी से माफी मांगते हैं, तो कपड़े की चमक वापस आ जाती है। शाही कुर्ता फिर से चमकदार और बेहद सुंदर दिखने लगता है। देखो बिरजू, जादू काम कर रहा है। कपड़ा फिर से चमकने लगा है। इसका मतलब है कि हमारे दिल साफ हो गए हैं। हाँ भाई, अब जैसे जुड़वापुर के लोग काम करते हैं वैसे हम भी करेंगे। दोनों नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब वो एक दूसरे पर शक करने के बजाय एक दूसरे के खूबियों की तारीफ करते हैं। इसी तरह काम करते करते रात बीत जाती है। अगली सुबह दरवाजा खुलता है। सामने चरण और शरण खड़े होते हैं। उनके साथ मंत्री विक्रम भी आता है। वो देखते हैं कि गोपाल और बिरजू एक साथ सो रहे हैं और शाही कुर्ता पुतले पर टंगा हुआ है, जो बेहद सुंदर लग रहा है। चरण और शरण आगे आते हैं और गोपाल और बिरजू को जगाते हैं। ये तो बेहतरीन है। ऐसा खूबसूरत कुर्ता मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गोपाल, बिरजू, क्या ये सच में तुम दोनों ने ही बनाया है? ये सब हमारी मेहनत का फल है, लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर पाते। जुड़वापुर के लोगों ने हमें एकता का असली जादू सिखाया है। असली जादू किसी छड़ी या मंत्र में नहीं है। असली जादू दोनों का मिलकर एक होने में है। जब हम दोनों ने अपना गुरूर छोड़ दिया तो हमारा काम अपने आप बेहतर हो गया। तुम दोनों इस इम्तिहान में पूरी तरह सफल रहे। तुमने हमारे कस्बे के रहस्य को जान लिया है। एक साथ रहना ही सबसे बड़ी जादू है। अब तुम अपने कस्बे वापस लौट सकते हो। विक्रम कुर्ता उठाता है और इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली टेबल पर रख देता है। उनका बदला हुआ व्यवहार देखकर, उन दोनों को देखकर विक्रम बहुत खुश होता है। गोपाल और बिरजू खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद गोपाल और बिरजू अपनी दुकान साथ मिलकर संभाल रहे हैं। जगह पहले से अच्छी हो गई है और साफ भी, और अब वहाँ कहीं भी चिढ़ या गुस्सा नहीं दिखता। बिरजू कपड़े काटने का काम संभाल रहा है, जबकि गोपाल बिना रुके मशीन चलाता है। दुकान गांव वालों से भरी होती है, जो अपने कपड़े सिलवाने के लिए आए होते हैं। अब हमारा काम कितना आसान और बहुत बेहतरीन होने लग गया है। दुकान में मेहमानों की लंबी कतारें लग गई हैं। जब से हम जुड़वापुर से लौटे हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथों में भी वही जादू आ गया है। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और अपने कस्बे का नाम रोशन करेंगे। दोनों एक दूसरे को सम्मान और दोस्ती भरे नजर से देखते हैं। फिर वो पूरे तालमेल के साथ अपना काम जारी रखते हैं और सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं। और हमारी कहानी यही खत्म होती है।